आप सभी लोगों का स्वागत है आपका अपने YouTube चैनल में, जिसका नाम है मैथ बाई चंदन शर्मा। आज का जो पेपर है वो आरआरबी एनटीपीसी ग्रेजुएट लेवल का पेपर है, जो कि 10 जून 2025 को ये पेपर हुआ था। सेकंड शिफ्ट का ये पेपर है। इसमें क्वांट के जो 30 महत्वपूर्ण क्वेश्चन पूछे गए हैं, उन सारे क्वेश्चन को हम एक एक करके इसमें सॉल्व करेंगे। जहाँ पे ज़रूरत होगी बेसिक की, वहाँ पे बेसिक भी बताऊँगा, जिससे आपका कॉन्सेप्ट बिल्डअप होगा। और उसके साथ शॉर्ट ट्रिक क्या हो सकती है, वो दोनों तरीके हम इस वीडियो में आपसे डिस्कस करेंगे। तो ये वीडियो आपके लिए इम्पोर्टेंट होने वाली है, क्योंकि आरआरबी एनटीपीसी अंडर ग्रेजुएट लेवल की एग्ज़ाम डेट आ चुकी है, आप जानते भी होंगे। तो जितने समय बचे हैं उसके लिए सबसे बेहतर तरीका होगा कि आप प्रैक्टिस करें। और प्रैक्टिस करने के लिए अभी जो जून में पेपर हुए हैं, जितने शिफ्टों में पेपर हुए हैं, अगर उस पेपर को ही अच्छी तरीके से सॉल्व कर लें तो मुझे नहीं लगता कि आपको अलग से कोई भी तैयारी करने की ज़रूरत पड़ेगी। तो उसी को देखते हुए ये मैंने श्रृंखला शुरू की है। तो अगर आप इस चैनल पे पहली बार विजिट कर रहे हैं तो चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर लें। पहला क्वेश्चन कह रहा है कि 2.77 का तुल्य भिन्न क्या होगा। तुल्य भिन्न का मतलब होता है कि P/Q के रूप में इसको लिखना है। तो देखिए, इसको मैं लिख सकता हूँ 2.7 का रिपीटिशन होता है तो 7 के ऊपर बार लिख सकता हूँ। और जब किसी भी संख्या के ऊपर बार है, इसको P/Q के फॉर्म में लिखना है तो सबसे पहले पूरी संख्या लिखते हैं, और जिस संख्या के ऊपर बार नहीं है उसको घटा देते हैं, और जितने के ऊपर बार होता है उतनी बार 9 लिखते हैं। तो चूंकि सिर्फ 7 के ऊपर यानी कि एक संख्या के ऊपर बार है तो एक बार 9 लिख देंगे। तो 27 में से 2 घटा देंगे तो कितना हो जाएगा, 25 हो जाएगा, और नीचे क्या हो जाएगा, 9 हो जाएगा। अब ये विभाजित नहीं होगा, यानी कि 25/9 क्या हो जाएगा, इसका करेक्ट आंसर होगा, जो कि ऑप्शन नंबर 2 में दिया है। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन पे। अगला क्वेश्चन कह रहा है कि एक पाइप टैंक को 8 मिनट में भर सकता है, जबकि दूसरा पाइप पूरी तरीके से भरे टैंक को 11 मिनट में खाली कर सकता है। यदि दोनों पाइपों को खाली टैंक में एक साथ खोल दिया जाता है तो टैंक का 3/4 हिस्सा भरने में कितना समय लगेगा। तो यहाँ पे जो कीवर्ड है वो ध्यान देने वाली बात है कि 3/4 कह रहा है। तो देखिए, मैं मान ले रहा हूँ कि ए जो है वो भरने वाली पाइप है जो कि 8 मिनट में भर सकती है, और बी जो है वो खाली करने वाली पाइप है जो कि 11 मिनट में खाली कर सकती है। तो दोनों का एलसीएम लेंगे तो 88 हो जाएगा, 8 से भाग देंगे तो 11 बार चला जाएगा, और ये 8 बार चला जाएगा। यानी कि यहाँ से ए की एफिशिएंसी 11 आ गई और बी की क्या हो गई, 8 हो गई। तो दोनों की एक साथ एफिशिएंसी क्या हो जाएगी, तो 11 माइनस 8, क्योंकि बी खाली कर रहा है, यानी कि 3 क्या होगी, इन दोनों की एक साथ एफिशिएंसी हो जाएगी। और टैंक की टोटल जो क्षमता है वो 88 है, तो कह रहे हैं कि इसका 3/4, तो 88 का हम 3/4 निकाल देते हैं, तो 3 बटा क्या हो जाएगा, 4। इसको भरना किससे है, तो 3 एफिशिएंसी से, तो 3 से भाग देंगे तो 3 से 3 कट जाएगा, 4 से 88 में भाग करेंगे तो 22 मिनट बाद क्या हो जाएगा, ये टैंक भर जाएगा, जो कि ऑप्शन नंबर 2 में दिया है। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन पे। अगला क्वेश्चन कह रहा है कि यदि अल्फा और बीटा द्विघात समीकरण y² - 9y + 8 बराबर 0 के मूल हैं, तो आपसे पूछ रहा है कि अल्फा प्लस बीटा माइनस अल्फा इंटू बीटा का मान कितना होगा। तो देखिए, ये एक द्विघात समीकरण है, और मैं बता चुका हूँ आपसे कि अगर मान लीजिए कोई द्विघात समीकरण ax² + bx + c बराबर 0 के फॉर्म में है, अगर इसके मूल अल्फा और बीटा हैं तो मूलों का योगफल क्या होता है, तो ये होता है माइनस का b/a होता है। तो b क्या है, ये इस x का कोफिशिएंट है, a क्या है, आपका x² का कोफिशिएंट है, और मूलों का गुणनफल यानी कि अल्फा इंटू बीटा क्या होता है, तो c/a होता है। तो बस इसी वाले फार्मूले पे हम वैल्यू रख देंगे। तो यहाँ से अल्फा प्लस बीटा, इसकी वैल्यू क्या निकल के आ जाएगी, तो इसकी वैल्यू निकल के आ जाएगी, तो माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, यानी कि 9/1 का मतलब 9 हो जाएगा। और अल्फ़ा इंटू बीटा, इसकी वैल्यू क्या हो जाएगी, तो 8/1 यानी कि 8 हो जाएगी। दोनों को माइनस किया है तो 8 9 में से माइनस कर देंगे तो आंसर क्या निकल के आ जाएगा, 1, जो कि ऑप्शन नंबर 4 में दिया है। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन पे। अगला क्वेश्चन कह रहा है कि आपको इक्वेशन दिया है और कह रहा है कि इसको सिंप्लीफाई करिए। तो सबसे पहले स्मॉल ब्रैकेट सॉल्व करते हैं। तो 20 में 10 जोड़ेंगे तो 30 हो जाएगा, 30 में अगर 5 का गुणा करेंगे तो 150 हो जाएगा, तो 118 माइनस 150 हो जाएगा, और प्लस कितना हो जाएगा, 55 हो जाएगा। तो देखिए, इसमें से अगर ये 50 घटा देते हैं 55 में से, तो यहाँ पे कितना बचेगा, 5 बचेगा, और यहाँ पे 100 हो जाएगा।
इस 100 को 118 में से घटा देंगे तो 18 बचेगा। तो 18 और प्लस 5 यानी कि 18 में 5 जोड़ेंगे तो 23 इसका क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा, जो कि ऑप्शन नंबर 3 में दिया हुआ है। आप इन दोनों को एक साथ जोड़ के उसमें से 150 घटा सकते हैं। दोनों तरीके आप अप्लाई कर सकते हैं। मुझे ये आसान लगा, मैंने इसलिए इस तरीके से सॉल्व किया। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन पे। अगला क्वेश्चन कह रहा है कि 10 सेंटीमीटर भुजा वाले एक घन को 2 सेंटीमीटर भुजा वाले घनों में काटा जाता है, तो सभी घनों का संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल कितना होगा, ये आपको बताना है। तो सबसे पहले नंबर ऑफ घन जो है, नंबर ऑफ क्यूब जो है, उसको हम निकाल देते हैं। तो 10 सेंटीमीटर वाला घन है तो इसका आयतन कितना हो जाएगा, तो भुजा का क्यूब हो जाता है, तो 10 गुणे 10 गुणे 10 हो जाएगा। और 2 सेंटीमीटर घनों में काटा जाता है, तो मैं मान लेता हूँ कि x घन है जो कि 2 सेंटीमीटर वाले घन है। तो 2 सेंटीमीटर घन वाले का आयतन कितना हो जाएगा, तो 2 गुणे 2 गुणे 2 हो जाएगा। इसको सिंप्लीफाई करेंगे तो ये आपका 5 बार चला जाएगा। तो 5 5 5 यानी कि 5 का 3 बार गुणा करेंगे तो x की वैल्यू कितनी निकल के आ जाएगी, तो 125 निकल के आ जाएगी। यानी इस तरीके से कितने घन बनेंगे, 125 घन बनेंगे। तो छोटे वाले घन जिसकी साइड आपको 2 दिया है, इसका संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल क्या होता है, तो 6a² होता है। a जो होता है वो साइड होता है। तो किसी भी घन का, ये किसी भी घन के संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल के लिए फार्मूला होता है। तो यहाँ से एक घन का निकाल देंगे तो 6 × a² यानी कि 2 का स्क्वायर कितना हो जाएगा, 4, यानी 6 चौको 24 हो जाएगा। और बस क्या करेंगे कि सभी छोटे घनों का, तो 125 में क्या करेंगे हम 24 का गुणा कर देंगे, तो 125 गुणे 24 हो जाएगा। ठीक है, तो आप इसको इस तरीके से भी चेक कर सकते हैं कि देखिए 24 का फैक्टर आपको दिख रहा है, 3 दिख रहा है, 4 दिख रहा है। तो देख लीजिए कि 3 और 4 यानी दोनों से कौन विभाजित हो रहा है, तो देखिए 3 2 5 ये तो 3 से विभाजित नहीं होगा, 8 3 11 ये भी 3 से विभाजित नहीं होगा, 3 1 4 ये भी 3 से विभाजित नहीं होगा। तो इस तरीके से एक ही ऑप्शन बचा, ऑप्शन नंबर 2 इसका क्या हो जाएगा, करेक्ट आंसर हो जाएगा। आप इसको सिंप्लीफाई कर सकते हैं। तो 24 × 5 = 120 होता है, 12 हो जाएगा, 24 दूना का 48 और 12 60 हो जाएगा, 6 24 को में 24 और 6 कितना हो जाएगा, तो 30 हो जाएगा। तो इस तरीके से आपका आंसर 3000 आएगा। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन पे। अगला क्वेश्चन कह रहा है कि यदि x + 1/x = 4 है, तो कह रहा है कि x³ + 1/x³ का मान कितना होगा। तो देखिए इसके मान के लिए डायरेक्ट फार्मूला मैं बता चुका हूँ। तो ये जो 4 है इसका क्यूब कर देंगे और इसमें से 3 × 4 क्या करेंगे, हम घटा देंगे। तो देखिए जो भी आंसर आएगा, अगर इसमें से कॉमन लेते हैं तो ये आ जाएगा 4 हो जाएगा, ये 4 का स्क्वायर और -3 हो जाएगा। इसको सिंप्लीफाई करके करेंगे तो 4 चौको 16, 16 में से अगर 3 घटाएंगे तो 13 हो जाएगा, और 13 में 4 का गुणा करेंगे तो 13 चौको 52, इसका क्या हो जाएगा, करेक्ट आंसर हो जाएगा। आप ऐसे भी देख सकते थे कि जो भी आंसर आएगा वो 4 का मल्टीपल होगा। 39 आपका 4 से कटेगा नहीं, 51 आपका 4 से कटेगा नहीं, 34 आपका 4 से कटेगा नहीं, तो एक ही आंसर बचा 52। तो 52 इसका क्या हो जाएगा, करेक्ट आंसर हो जाएगा। आपको ये लिखने की ज़रूरत भी नहीं थी। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन पे। अगला क्वेश्चन कह रहा है कि यदि a = 2 है, तो आपसे पूछ रहा है कि इसका मान कितना होगा। तो बस जहाँ जहाँ a है वहाँ वहाँ 2 रख दीजिए। तो ये है 3 ब्रैकेट में 8 × a की जगह पे 2 है, तो 2 का स्क्वायर कितना हो जाएगा, 4, -4 गुणे कितना हो जाएगा, 2 हो जाएगा, और +1 हो जाएगा। और बाहर कितना है, तो 17 गुणे 2 हो जाएगा। तो देखिए 8 चौको 32 हो जाएगा, 32 में से 8 अगर हम घटाएंगे तो ये कितना हो जाएगा, 24 हो जाएगा। और 24 में 1 जोड़ेंगे तो 25, 25 का रूट लेंगे तो 5, 5 में 3 का गुणा करेंगे 15, और +17 × 2 कितना हो जाएगा, तो 34 हो जाएगा। लास्ट में कितना आएगा, तो 5 और 4 9 आएगा। लास्ट में 9 सिर्फ ऑप्शन नंबर 1 में दिख रहा है। तो ये इसका क्या हो जाएगा, करेक्ट आंसर हो जाएगा। मैं हर बार बताता हूँ कि कभी भी क्वेश्चन आप सॉल्व करिए तो हमेशा ऑप्शन पे एक नज़र जरूर देख लीजिए, इससे आपका कुछ सेकंड बच जाता है। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन पे। अगला क्वेश्चन कह रहा है कि प्रेक्षण 49 91 24 46 90 20 21 14 66 32 और 92 की माध्यिका कितनी होगी। तो माध्यिका निकालने के लिए 3 स्टेप होता है। पहला क्या होता है कि आंकड़ों को या तो आरोही क्रम में या तो अवरोही क्रम में लिखते हैं। फिर उसके बाद से दूसरा स्टेप क्या होता है कि लिखने के बाद से पदों की संख्या काउंट करते हैं। तो पदों की संख्या आप निकालने के बाद से इसमें 2 कंडीशन हो सकती है, या तो पदों की संख्या आपकी सम हो सकती है, या तो क्या हो सकती है, पदों की संख्या विषम हो सकती है।
तो अगर पदों की संख्या अगर विषम है तो उसके लिए क्या होता है, तो n+1 और डिवाइडेड बाई 2, वहाँ जो पद होगा ये आपकी माध्यिका हो जाएगी, जहाँ पे n जो है वो पदों की संख्या है। और अगर सम है तो इसके लिए क्या करेंगे, तो n/2वां पद और प्लस हो जाता है n/2 + 1वां पद और डिवाइडेड बाई क्या हो जाता है, 2 हो जाता है। तो ये 2 फार्मूले हैं और ये सारी, इससे बाहर माध्यिका में आपको कुछ पूछा नहीं जाता है। तो मैंने माध्यिका से रिलेटेड जितने भी कॉन्सेप्ट है मैं बता दिया हूँ। अब क्वेश्चन पे वापस आते हैं। तो या तो आप इसको आरोही अवरोही क्रम में लिख लीजिए, या हमें लिखने की ज़रूरत नहीं है, लास्ट में हम देख लेंगे आरोही अवरोही क्रम में करके। तो पदों की संख्या अगर काउंट करें तो ये 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11, यानी कि पदों की संख्या n = क्या है, 11, जो कि विषम है। तो इस वाले फार्मूले का यूज करेंगे तो 11 + 1 और डिवाइडेड बाई 2 वहाँ पद हो जाएगा। तो इसका मतलब कौन सा पद हो जाएगा, तो छठवां पद हो जाएगा। इसको सिंप्लीफाई करेंगे तो छठवां पद देख लीजिए। तो सबसे छोटी वैल्यू क्या दिख रही है आपको, 14 दिख रही है, तो ये 1 हो जाएगा। फिर आपको दिख रहा है 20, तो ये दूसरे नंबर पे हो जाएगा। फिर 21 दिख रहा है तीसरे नंबर पे। फिर 24 दिख रहा है चौथे नंबर पे। फिर 24 के बाद से क्या दिख रहा है, तो 32 दिख रहा है, तो ये 5वें नंबर पे हो जाएगा। और 32 के बाद से क्या दिख रहा है, तो 46 दिख रहा है, तो ये 6वें नंबर पे हो जाएगा। तो 46 क्या हो जाएगा, इसकी माध्यिका हो जाएगी। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन पे। अगला क्वेश्चन कह रहा है कि यदि 3 सेंटीमीटर त्रिज्या वाले एक अर्धगोले को एक घनाभ के अंदर फिट किया जाता है तो फिर घनाभ के अंदर जल भरा जाता है, तो कह रहा है कि घनाभ में उपस्थित जल की मात्रा सेंटीमीटर क्यूब में कितनी होगी। तो देखिए, सबसे पहले मैं चित्र बना के इस क्वेश्चन को समझा देता हूँ। ये चित्र कुछ इस तरीके से बनेगा। अब दिया है कि जो ये अर्ध गोला है इसकी त्रिज्या कितनी है, तो r का मान दिया है 3 दिया है। तो यहाँ से ये जो घनाभ बन रहा है इसकी लंबाई चौड़ाई और ऊंचाई निकाल देते हैं। तो देखिए, ये अगर 3 है तो अगर इसको हम मिला दें तो इसका पूरा व्यास कितना हो जाएगा, तो ये 6 हो जाएगा। तो इसकी लंबाई और चौड़ाई कितनी हो जाएगी, तो 6 हो जाएगी। तो लंबाई कितनी हो जाएगी, तो 6 हो जाएगी। चौड़ाई भी कितनी हो जाएगी घनाभ की, 6 हो जाएगी। लेकिन ये जो ऊंचाई है ये क्या है, तो अर्धवृत्त की त्रिज्या यानी r के बराबर है। तो ऊंचाई यहाँ से क्या निकल के आ जाएगी, 3 निकल के आ जाएगी। इसमें बस यही समझाना था, बाकी इस क्वेश्चन में कुछ है नहीं। तो यहाँ से इसका आयतन कितना हो जाएगा, तो लंबाई गुणे चौड़ाई गुणे ऊंचाई होता है, ये इसका आयतन हो जाएगा घनाभ का। इसमें से क्या करेंगे, ये जो अर्ध गोला है इसके आयतन को हम घटा देंगे। तो चूंकि गोले का जो आयतन होता है वो होता है 4/3 पाई r³ होता है। तो अर्ध गोला है तो इसमें क्या करेंगे, 2 से भाग करेंगे। तो 2 से भाग करेंगे तो ये कितना हो जाएगा, 2/3 होता है और पाई r³ हो जाएगा। बस वैल्यू रख देंगे तो ये कितना हो जाएगा, 2/3 पाई की वैल्यू कितना रखना है, तो 3.14 इंटू r³। तो r की वैल्यू 3 दिया है तो 3 का क्यूब हो जाएगा। अब इसमें से घटा देंगे तो ये क्या हो जाएगा, 6 × 6 × 3 हो जाएगा और माइनस 2 अब ये 3 से 3 कैंसिल हो जाएगा तो यहाँ पे 2 बचेगा। तो 2 × 3.14 और गुणे 3 का स्क्वायर यानी कि 3 × 3 लिख सकता हूँ। यहाँ से क्या करेंगे कि दोनों में दिख रहा है 3 × 9 = 18, इसमें भी 18 दिख रहा है तो दोनों में से 18 कॉमन ले लेंगे। तो यहाँ क्या बचेगा, 6 बचेगा और इसमें से माइनस हो जाएगा 3.14 माइनस हो जाएगा। तो घटा देंगे तो ये आपका 10 में से 4 जाएगा तो 6 हो जाएगा, 9 में से 1 जाएगा तो 8 हो जाएगा और यहाँ पे बचेगा आपका 5, 5 में से 3 जाएगा 2 हो जाएगा, यानी कि 2.86। यानी कि अगर इसका 3 गुना भी करेंगे तो अगर इसको मैं अप्रोक्सीमेट में अगर 3 भी मान लेता हूँ तो 18 में 3 का गुणा करेंगे तो 54 से कम आना चाहिए। ये तो 54 से अधिक है, ये भी 54 से अधिक है, ये 54 से बहुत कम है। तो यही इसका क्या हो जाएगा, करेक्ट आंसर हो जाएगा। आप गुणा करके निकाल भी सकते हैं। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन पे। अगला क्वेश्चन कह रहा है कि अनिल ने क्रमशः पहला पेन 100 रुपये में और दूसरा पेन 160 में खरीदा। वह पहले पेन पर 15% लाभ पर बेचता है, लेकिन खरीदार कीमत के लिए मोल भाव करता है और उसे 29% छूट और दूसरा पेन 58% के लाभ पर बेचता है। तो कह रहा है कि इस लेन देन में उसे कुल कितना लाभ हुआ है, ये आपको बताना है। तो देखिए, जिस पे छूट नहीं दे रहा है उस पे कितने का लाभ हो रहा है, तो 58% का लाभ हो रहा है। तो 160 का हम क्या निकाल देंगे, 58% यानी कि 58/100 निकाल देंगे। तो ये आपका 0 से 0 कैंसिल हो जाएगा। 16 में 58 का गुणा कर देंगे
या आप इसको ऐसे भी लिख सकते हैं, अभी इसको इतना ही लिखिए कि 16 गुणे 58 और डिवाइडेड बाई 10 लिख दीजिए, गुणा मत करिए। अब वापस पहले पे आते हैं। तो चूँकि देखिए 100 रुपये में ख़रीदा है, उसको 15% के लाभ पे बेच रहा था, लेकिन उसके बाद से 29% की छूट देना पड़ा। तो देखिए, तो 15% का लाभ यानी कि 115 में वो बेच रहा था, इस पे क्या हो रहा है कि 29% की छूट, यानी 29% की छूट देने का मतलब कितना होगा, तो 71% पे अब उसको बेच रहा है, तो 71/100। तो देख लेते हैं कि उसको कितना फ़ायदा हो रहा है। तो मैं इसका गुणा कर लेता हूँ। तो देखिए गुणा मैं कैसे करूँगा, तो 115 इसको मैं लिख सकता हूँ 70 + 1, तो 70 में गुणा करूँगा तो ये 0 हो जाएगा, 700 हो जाएगा, 15 7 105 हो जाएगा, यानी कि 805 हो जाएगा। और इसमें क्या जोड़ देना है, तो 115 बस जोड़ देना है। तो ये कितना हो जाएगा, तो 5 हो जाएगा, 6 हो जाएगा, 1 हो जाएगा, 8 हो जाएगा। 100 से भाग करेंगे तो 81.65 आ जाएगा। तो देखिए खरीद के 100 रुपये में लाया है, बेच 81.65 में रहा है, तो हानि हो रही है। तो निकाल लेते हैं हानि कितना, तो घटा देंगे 100 में से 81.65, तो ये 5 हो जाएगा आपका। 9 में से 6 जाएगा 3 हो जाएगा, और यहाँ पे 9 में से 1 जाएगा 8 हो जाएगा आपका, और 9 में से 8 जाएगा 1, यानी कि 18.35 की क्या हो रही है, इसको हानि हो रही है इस पर। अब देखिए, अब यहाँ पे अगर देखा जाए तो इस पर कितना फ़ायदा हो रहा है, तो इसको सॉल्व कर लेते हैं। तो इसका गुणा कर देते हैं। तो 16 में अगर 6 का, यानी कि इस 58 को अगर 60 मानते हैं, तो 16 6 का 96, यानी कि 960 हो जाएगा। 16 दूना के 32 हो जाएगा, तो ये आपका 8 हो जाएगा। 5 में से 3 जाएगा 2, और ये 9, यानी कि 928 रुपये। अब इसमें 10 से भाग देंगे, तो यानी कि 92.8 रुपये का इस पर फ़ायदा हो रहा है। तो ये प्लस में है, ये माइनस में है। तो नेट अगर उसको फ़ायदा देखना है तो क्या करेंगे हम, 92.8 इसमें से माइनस कर देंगे, 18.35 माइनस कर देंगे। तो 10 में से 5 जाएगा 5 हो जाएगा। यहाँ पे 7 7 में से 3 जाएगा 4 हो जाएगा। 0.45 लास्ट में सिर्फ ऑप्शन नंबर 3 में दिख रहा है, तो ये इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। बाकी आप इसको सॉल्व कर सकते हैं। तो 12 में से 8 जाएगा 4 हो जाएगा, और 8 में से 1 जाएगा 7 हो जाएगा। तो इतने रुपये का उसको नेट क्या हो जाएगा, फ़ायदा होगा। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन पे। अगला क्वेश्चन कह रहा है कि बिंदु P से केंद्र O वाले वृत्त पर एक स्पर्श रेखा खींची जाती है। वृत्त की त्रिज्या का 60 सेंटीमीटर है, और बिंदु P से केंद्र O की जो दूरी है वो 25 सेंटीमीटर है। तो कह रहा है कि बिंदु P से स्पर्शता बिंदु तक स्पर्श रेखा की लंबाई कितनी होगी। देखिए मैं इसको चित्र से बना देता हूँ कि जैसे मान लीजिए कि ये आपका एक वृत्त है जिसका केंद्र क्या है, तो ये O इसका केंद्र है। मान लीजिए ये कोई बिंदु P है, तो इस P बिंदु से इस पर क्या किया जा रहा है, तो एक स्पर्श रेखा खींची जा रही है। तो मैं मान ले रहा हूँ ये स्पर्श रेखा कुछ इस तरीके से खींची गई है। अब वापस क्वेश्चन में आते हैं। तो वृत्त की जो त्रिज्या है वो कितनी दी है आपको, तो ये दिया है आपको 7 सेंटीमीटर दिया है। आगे कह रहा है कि P से O की जो दूरी है वो कितनी है, तो 25 है। तो मैं इसको बना ले रहा हूँ। तो ये आपकी क्या है, 25 है, तो इसको 25 में लिख दे रहा हूँ। P से यानी कि इसकी लेंथ आपसे पूछ रहे हैं, जो स्पर्श रेखा है इस स्पर्श रेखा की लंबाई आपको कितनी होगी ये बताना है। तो देखिए यहाँ पे एक वृत्त की थ्योरम काम करेगी कि जब भी वृत्त के केंद्र से स्पर्श बिंदु, यानी कि ये स्पर्श बिंदु है, अगर इसको मिलाने वाली अगर ये रेखा खींची जाती है तो ये इस पे कितने अंश का कोण बनाती है, तो 90 अंश का कोण बनाती है। तो देखिए कर्ण की लंबाई आपको 25 दे दिया गया है, लंब आपका 7 है, आधार की लंबाई आपसे पूछ रहा है। तो ट्रिपलेट कितना होता है, तो हमें पता है कि 24 7 और 25 ये तीनों ट्रिपलेट होते हैं। तो यहाँ से इस स्पर्श रेखा की लंबाई कितनी निकल के आ जाएगी, 24, जो कि ऑप्शन नंबर 3 में दिया है। आप निकाल भी सकते हैं। तो ये क्या होता है कि कर्ण का स्क्वायर होता है, ये बराबर किसके होता है, तो लंब का स्क्वायर और प्लस आधार, इसको x मानता हूँ, तो x के स्क्वायर के क्या होगा, बराबर होगा। आप तो बस इसको सॉल्व कर लेंगे। तो 25 का स्क्वायर कितना होता है, तो 625 होता है। इसमें से 7 का स्क्वायर 49 घटा देंगे, तो 15 में से 9 जाएगा 6 हो जाएगा, 11 में से 4 जाएगा 7 हो जाएगा 5, और 576 हमें पता है 24 का स्क्वायर होता है। तो यहाँ से x की वैल्यू 24 निकल के आ जाएगी। आप डायरेक्ट इसको कर सकते थे। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन पे। अगला क्वेश्चन कह रहा है कि 3 संख्याओं का औसत 23 है, ये दोनों में से 2 संख्याएं 11 और 26 हैं, तो तीसरी संख्या क्या होगी। तो मैंने आपको बताया है औसत की, औसत का मतलब क्या होता है कि सभी संख्याओं को बराबर बराबर दे देना है, यानी कि 23 23 और 23 तीनों को हमने क्या कर दिया, दे दिया। यहाँ पे इसको कितना मिला है, 11 मिला है, इसको 26 मिला है, और पूछ रहा है कि तीसरी संख्या क्या होगी।
तो देखिए ये 23 इसको मिलना चाहिए, इसको 3 अधिक मिला है तो ये 3 इसको दे देगा, तो इसके पास कितना हो जाएगा, 3 अधिक मिलेगा तो 11 और 3 14 हो जाएगा। अभी भी ये 23 से कितना कम है, तो अभी भी ये 23 से 6 और 3 9 कम है, यानी कि जो भी ये तीसरी वाली वैल्यू आएगी वो अपने साथ 23 तो लेके आएगी ही आएगी, साथ में 9 अधिक लेके आएगी, ताकि ये पहली वाली संख्या को जब 9 दे दे तो सबका औसत 23 हो जाए। तो बस क्या करेंगे, 23 में 9 जोड़ देंगे तो 32 इसका क्या हो जाएगा, करेक्ट आंसर हो जाएगा, जो कि ऑप्शन नंबर 4 में दिया है। बाकी इसको बेसिक से करने का तरीका यही है कि औसत बराबर क्या होता है कि पदों का योग जो कि आपको निकालना है और बटा पदों की संख्या, यानी कि संख्याएं 3 है तो यहाँ से पदों का योग क्या निकल के आ जाएगा, तो 23 3 69 पदों का योग निकल के आ जाएगा। पहले दो संख्याएं क्या हैं, ये है, तो इनका योग अगर हम निकाल देंगे तो 37 हो जाएगा। तीसरी संख्या आपसे पूछ रहा है तो बस इसमें से क्या करिए, 37 माइनस कर दीजिए तो ये लास्ट में 2 आएगा, और लास्ट में 2 सिर्फ ऑप्शन नंबर 4 में दिख रहा है, घटा देंगे तो 32 ही इसका इस तरीके से भी आंसर आएगा। तो दोनों में से आप किसी भी तरीके से इस क्वेश्चन को कर सकते हैं, मैंने दोनों तरीके बता दिए हैं। पढ़ते हैं अगले क्वेश्चन पे। अगला क्वेश्चन कह रहा है कि यदि 2400 को 20% वार्षिक चक्रवृद्धि ब्याज की दर पर निवेश किया जाए तो 1 वर्ष बाद धनराशि कितनी हो जाएगी, जबकि जो ब्याज है वो अर्धवार्षिक रूप से संयोजित होता है। तो देखिए 2400 की जो राशि है इसको 20% के हिसाब से, तो 20% वार्षिक है लेकिन अर्धवार्षिक इसको होना है, तो अर्धवार्षिक में रेट कितना हो जाएगा, तो 10% हो जाएगा। तो इसका 10% निकाल दीजिए तो 10% कितना हो जाएगा, तो 240 हो जाएगा पहले हाफ ईयर का, और दूसरे हाफ ईयर का 240 हो जाएगा। फिर इस पे दूसरे हाफ ईयर के लिए 10% लग जाएगा तो 24 हो जाएगा। इन सबको जोड़ देंगे तो देखिए इसमें भी लास्ट में 0 है, इसमें भी लास्ट में 0 है, इसमें भी लास्ट में 0 है, इसमें 4 है, तो जोड़ने के बाद लास्ट में 4 आना चाहिए, और जोड़ने के बाद से लास्ट में 4 सिर्फ ऑप्शन नंबर 1 में दिख रहा है, तो यही इसका क्या हो जाएगा, करेक्ट आंसर हो जाएगा इन सबको जोड़ने के बाद। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन पे। अगला क्वेश्चन कह रहा है कि एक खुदरा विक्रेता वस्तु पर खरीदारों के लिए निम्नलिखित छूट स्कीमें प्रदान करता है। तो कह रहा है कि किस स्कीम का विक्रय मूल्य अधिकतम होगा। तो विक्रय मूल्य अधिकतम करने का मतलब क्या होगा कि किसमें छूट सबसे कम होगी। तो देखिए 27% की अगर 2 छूट है तो 27 दूना के आपका क्या हो जाएगा, 54 हो जाएगा, और माइनस इसमें से कर देंगे 27 गुणे 27 और बटा 100 कर देंगे। दूसरा देखें तो 36% की छूट के बाद से 45% की छूट दे रहा है, तो देखिए 36 हो जाएगा और क्या हो जाएगा प्लस 45 हो जाएगा, और इसमें से माइनस कर देंगे 36 इंटू 45 डिवाइडेड बाई 100 हो जाएगा। तीसरा जो है वो 19 और 32% की, तो दोनों को जोड़ देंगे तो 19 में 32 जोड़ेंगे 42 हो जाएगा, 42 और 9 49 हो जाएगा, तो ये 49 और माइनस हो जाएगा 19 गुणे 32 और बटा 100 हो जाएगा। और चौथी क्या कह रहा है, तो 34 और 7, तो 34 में अगर 7 जोड़ देंगे तो ये हो जाएगा 41 और माइनस 34 गुणे 7 और डिवाइडेड बाई 100 हो जाएगा। ये देखिए ये भी आपका क्या है, तो सबसे छोटी वैल्यू आपकी 41 दिख रही है, इसमें से जो भी वैल्यू आपकी दिख रही है वो सारी वैल्यू क्या है, बड़ी है, और उसमें से घटाया जा रहा है। तो ये सबसे छोटी वाली वैल्यू है, इसमें से कुछ घटाया जा रहा है, इसका मतलब ये वाली वैल्यू सबसे छोटी होगी, यानी कि इस पर सबसे कम छूट मिलेगा। तो सबसे कम छूट मिलने का मतलब क्या हो जाएगा, इसका विक्रय मूल्य सबसे अधिक होगा, तो यही इसका क्या हो जाएगा, करेक्ट आंसर हो जाएगा। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन पे। अगला क्वेश्चन कह रहा है कि एक वस्तु को 112 में बेचने पर एक व्यक्ति को 20% की हानि होती है। तो कह रहा है कि 25% का लाभ कमाने के लिए उसे वस्तु को किस कीमत पे बेचना होगा। तो 20% की हानि का मतलब 80% की वैल्यू आपको दिया कितना है, तो 112 दिया है। तो 50% का लाभ कमाने का मतलब क्या है कि 150% की वैल्यू आपसे क्या कर रहा है, पूछ रहा है। तो बस क्या करेंगे, 112 डिवाइडेड बाई 80 हो जाएगा इंटू 150 हो जाएगा, तो 0 से 0 आपका कैंसिल हो जाएगा, 8 से कट कर देंगे तो 8 एकम में 8 हो जाएगा, 3 32, 8 चौको 32, 14 में 15 का गुणा करेंगे तो 14 का स्क्वायर होता है 196 होता है, और इसमें 14 अगर जोड़ देते हैं तो कितना हो जाएगा, ये 210 हो जाएगा, और 210 ऑप्शन नंबर 3 में है, तो यही इसका क्या हो जाएगा, करेक्ट आंसर हो जाएगा। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन पे। अगला क्वेश्चन कह रहा है कि 1200 की राशि पर 3% मासिक ब्याज की दर से 1 माह में प्राप्त साधारण ब्याज कितना होगा। तो साधारण ब्याज बराबर क्या होता है, तो मूलधन गुणे दर कितना है, तो मासिक है, और 1 माह का पूछ रहा है, डिवाइडेड बाई 100 कर देंगे तो आपका 0 से 0 कैंसिल हो जाएगा, 12 36, इसका क्या हो जाएगा, करेक्ट आंसर हो जाएगा।
बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन पे। अगला क्वेश्चन कह रहा है कि एक व्यक्ति क्रमशः 20 किलोमीटर प्रति घंटा, x किलोमीटर प्रति घंटा और 20 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से 100 किलोमीटर, 408 किलोमीटर, 1460 किलोमीटर की दूरी तय करता है। यदि पूरी यात्रा के लिए उसकी औसत चाल जो है वो 20 किलोमीटर प्रति घंटा है तो x का मान कितना होगा। तो औसत चाल बराबर क्या होता है, जो कि 20 दिया है, तो कुल दूरी कितनी हो जाएगी, तो 100 प्लस 408 और प्लस कितना हो जाएगा 1460 और डिवाइडेड बाई कुल दूरी तय करने में लगा समय। तो समय बराबर कितना हो जाएगा, तो 100 को 20 किलोमीटर के हिसाब से इतना समय लगेगा, 408 को x किलोमीटर प्रति घंटा के हिसाब से तय करने में इतना समय लगेगा और 1460 को 20 किलोमीटर प्रति घंटा की तय से करने में इतना समय लगेगा। बस इसी को सॉल्व करके x की वैल्यू निकाल दीजिए। इसको सिंप्लीफाई कर लेते हैं तो 20 से भाग देंगे तो ये 5 बार चला जाएगा। इसको 20 से भाग करेंगे तो ये 2 सते 14, 2 तें 6 हो जाएगा। इन दोनों को जोड़ लेते हैं तो 73 में अगर 5 जोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा आपका 78 हो जाएगा। तो इसको मैं लिख सकता हूँ 20 ब्रैकेट में 78 और प्लस कितना हो जाएगा 408 डिवाइडेड बाई x हो जाएगा। इसकी वैल्यू किसके बराबर हो जाएगी, तो इन तीनों को जोड़ लेते हैं। तो इन तीनों को जोड़ेंगे तो लास्ट में 8 आ रहा है, 6 0 और ये 0 यानी कि 6 हो जाएगा, ये 4 4 8 और एक 9 हो जाएगा और ये 1 हो जाएगा, यानी कि 1968 हो जाएगा। तो इस 20 का अंदर हम गुणा कर देंगे तो ये आपका 0 हो जाएगा, 78 गुना के 156 होता है तो 1560 हो जाएगा और प्लस कितना हो जाएगा, तो 20 गुणे 408 और डिवाइडेड बाई x हो जाएगा और ये बराबर किसके हो जाएगा, तो 1968 के बराबर हो जाएगा। यहाँ से इसको हटा के इधर बराबर के लेके चले आते हैं तो ये कितना हो जाएगा 1560, इसमें से माइनस हो जाएगा तो 8 हो जाएगा, 0 हो जाएगा, 9 में से 5 जाएगा 4 हो जाएगा। अब देखिए 408 से 408 कैंसिल हो जाएगा, यानी कि 20/x इसकी वैल्यू किसके बराबर हो जाएगी 1 के। तो यहाँ से x का मान कितना हो जाएगा 20 होगा, जो कि ऑप्शन नंबर 4 में दिया हुआ है। आप इसको ऐसे भी कर सकते थे, इसको सॉल्व करने की ज़रूरत नहीं थी। आप देख रहे हैं कि ऊपर जो भी वैल्यू है ये 100, 408, 1460 ये सारी वैल्यू आपके 4 से विभाजित है। तो नीचे जो भी वैल्यू होगी, चूँकि इसमें आपका क्या रहा है 4 का फैक्टर आ रहा है, इसका मतलब नीचे जो भी वैल्यू होगी वो 4 से क्या होनी चाहिए, विभाजित होनी चाहिए। तो देखिए ये भी आपका 4 से कट जा रहा है और ये भी आपका 4 से कट जा रहा है, इसका मतलब जो x का मान होगा वो भी 4 से विभाजित होने वाला ही होना चाहिए। तो अगर ऑप्शन पे देखें तो 4 से सिर्फ एक ही वैल्यू आपकी कट रही है 20। तो इस तरीके से भी आप इसका आंसर निकाल सकते थे, इसको सॉल्व करने की ज़रूरत नहीं थी। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन पे। अगला क्वेश्चन कह रहा है कि यदि दो संख्याओं का अनुपात 18:5 है तथा उनके लघुत्तम समापवर्त और महत्तम समापवर्तक का गुणनफल 360 है, तो कह रहा है कि उनके लघुत्तम समापवर्त तथा महत्तम समापवर्त के व्युत्क्रमों का योगफल कितना होगा। यानी कि जो भी नीचे वैल्यू होगी वो क्या हो जाएगी कि 18 × 5 यानी कि इससे क्या होनी चाहिए, विभाजित होनी चाहिए। तो 18 × 5 से विभाजित यानी कि 90 से कौन सी संख्या विभाजित होगी, तो ये तो आपका विभाजित नहीं होगा, 193 भी नहीं होगा, 204 भी नहीं होगा। तो एक ही ऑप्शन बचा, ऑप्शन नंबर 4, यही इसका क्या हो जाएगा करेक्ट आंसर हो जाएगा। बाकी मैं बेसिक तरीका बता देता हूँ। तो अगर अनुपातिक संबंध x मानते हैं तो पहली संख्या 18x हो जाएगी, दूसरी संख्या 5x हो जाएगी। ये क्या हो जाएगा, तो लसप गुणे मसप गुणनफल 360 दिया है। तो देखिए 18 × 5 = 90 हो जाएगा, 9 × 4 = 36 हो जाएगा, यानी x² की वैल्यू 4 आ गई। तो यहाँ से x की वैल्यू क्या निकल के आ जाएगी, 2 निकल के आ जाएगी। इसका लसप यानी कि एलसीएम कितना हो जाएगा, तो 18 × 5 = 90 और गुणे 2 यानी कि 180 क्या हो जाएगा, इसका एलसीएम हो जाएगा। और HCF क्या हो जाएगा, तो इनके बीच में जो x कॉमन फैक्टर है तो 2 इसका क्या हो जाएगा HCF हो जाएगा। इसके व्युत्क्रम यानी कि 1/180 और प्लस HCF का व्युत्क्रम 1/2, दोनों का एलसीएम क्या हो जाएगा 180 हो जाएगा। अब भाग देंगे तो ये आपका 1 बार चला जाएगा, 2 से भाग करेंगे तो 90 बार चला जाएगा, ऊपर आपका 91 बचेगा, नीचे आपका 180 बचेगा। तो 91/180 इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन पे। अगला क्वेश्चन कह रहा है कि अब से 3 वर्ष पहले पिता की आयु उसके पुत्र की आयु के दोगुने से 14 वर्ष अधिक थी। तो मैं मान ले रहा हूँ कि पिता की जो आयु है वो x है और जो उसके पुत्र है उसकी आयु y है। तो कह रहा है कि अब से 3 वर्ष पहले, तो 3 वर्ष पहले इनकी आयु क्या हो जाएगी, इनमें से 3 घट जाएगा।
तो पुत्र की आय के 2 गुने, यानी कि इसका 2 गुना करें तो उससे 14 अधिक थी, तो इसमें 14 अगर जोड़ दें पुत्र की आय में तो पिता की आय के क्या हो जाएगा, बराबर हो जाएगा। इसको सॉल्व कर लेते हैं तो x माइनस 2y ये किसके बराबर हो जाएगा, तो 6 हो जाएगा। 14 में से 6 जाएगा तो 8 हो जाएगा, 3 जुड़ जाएगा तो 8 3 11 हो जाएगा। अब आते हैं वापस क्वेश्चन पे। तो अब से कितने वर्ष बाद उसके पुत्र की आयु की दोगुनी होगी। तो मैं इस तरह के क्वेश्चन करा चुका हूँ। तो यहाँ पे आपका जो इधर जो वैल्यू आती है, चूँकि यहाँ पे ये दोगुनी हो रही है, x माइनस 2y हो रही है, ये 11 हो रही है, यानी कि दोगुने होने पर 11 वर्ष बाद इसकी आयु दोगुनी होगी। आप इसको सॉल्व करके करेंगे तो भी आपका आंसर वही आएगा। इस तरह के क्वेश्चन मैं बता चुका हूँ। मैं आपको एग्जैक्ट आंसर भी निकाल के दिखा देता हूँ। तो मैं मान ले रहा हूँ कि अब से मान ले रहा हूँ कि a वर्ष बाद इसकी आयु क्या हो जा रही है, दोगुनी हो जा रही है। तो y का क्या हो जाएगा, y प्लस a इसकी दोगुनी हो जा रही है। तो देखिए यहाँ से करेंगे तो x माइनस 2y ये बराबर किसका हो जाएगा, तो 2a माइनस a घटाएंगे तो a। अगर इससे इसको कंपेयर करेंगे तो यहाँ पे a की वैल्यू क्या दिख रही है आपको, 11, तो 11 इसका डायरेक्ट आंसर हो जाएगा। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन पे। अगला क्वेश्चन कह रहा है कि यदि साइन a बराबर 3/4 है तो आपसे इसका मान पूछ रहा है। तो साइन a बराबर अगर 3/4 है तो कॉस a यहाँ से कितना निकल के आ जाएगा, तो 4 का स्क्वायर कितना हो जाएगा, 16। मैं चित्र बना के समझा देता हूँ। जैसे मान लीजिए अगर ये 3 है, ये 4 है, तो ये कितना निकल के आ जाएगा, तो 16 माइनस 3 का स्क्वायर 9, ये रूट में हो जाएगा। तो 16 में से 9 जाएगा तो √7 क्या हो जाएगा, ये आधार की वैल्यू हो जाएगी। तो आधार बटा कर्ण होता है तो √7/4 हो जाएगा। वैल्यू रख दीजिए तो 2 गुणे √7/4 और नीचे क्या है, तो √7 है तो इसका गुणा हो जाएगा। देखिए √7 से √7 कैंसिल हो जाएगा, 2/4 का मतलब 1/2 इसका क्या हो जाएगा, करेक्ट आंसर होगा, जो कि ऑप्शन नंबर 1 में दिया है। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन पे। अगला क्वेश्चन कह रहा है कि एक नाव की धारा की दिशा में चाल 22 किलोमीटर प्रति घंटा और धारा की विपरीत दिशा में जो चाल है वो 5.5 किलोमीटर प्रति घंटा है। तो कह रहा है कि नाव को एक स्थान पर जाने और वापस आने में कुल 8 घंटे लगते हैं, तो नाव द्वारा तय की गई कुल दूरी कितनी होगी। तो चूंकि दूरी क्या है, फिक्स है, क्योंकि इसी दूरी को तय कर रहा है और इसी दूरी को वापस तय कर रहा है। तो देखिए स्पीड का यहाँ से रेशियो मैं निकाल देता हूँ। तो स्पीड का रेशियो कितना है, तो 22 जाने में और वापस कितने में, तो 5.5 के हिसाब से। इसको सिंप्लीफाई करेंगे तो 11 दूना के 22, 11 पचे 55 हो जाएगा। इसको और सिंप्लीफाई करें तो 4 अनुपात क्या हो जाएगा, 1 आ जाएगा। 10 से गुणा कर लूँगा तो ये 20 हो जाएगा। 5 से भाग करूँगा तो 4 अनुपात 1। तो यहाँ से टाइम का रेशियो क्या निकल के आ जाएगा, इसका उल्टा हो जाएगा, यानी कि 1:4 हो जाएगा। तो इस हिसाब से टोटल कितना टाइम लग रहा है, तो 4 में 1 जोड़ेंगे तो 5 टोटल टाइम लग रहा है। लेकिन क्वेश्चन में दिया कितना है कि 8 लग रहा है। तो 5 की वैल्यू 8 है, तो यहाँ से या तो आप 1 की वैल्यू निकाल दीजिए या तो 4 की वैल्यू। तो 1 की वैल्यू निकालेंगे तो 8/5 आएगी। अब 1 किस स्पीड से चल रहा है, तो 22 स्पीड से। तो 22 की चाल से 8/5 समय में कितनी दूरी तय करेगा, जितनी तय करेगा उसका 2 गुना अगर मैं कर दूंगा तो टोटल दूरी के बराबर हो जाएगा। तो बस सॉल्व कर लेते हैं। तो ये आपका क्या हो जाएगा, तो 22 दूना के कितना हो जाएगा, 44 हो जाएगा। और 44 में अगर 8 का गुणा करेंगे तो 8 चौको 32 हो जाएगा। 8 चौको 32 और 3 35, यानी कि 352/5 इसका क्या हो जाएगा, किलोमीटर आंसर हो जाएगा। 352/5 ऑप्शन नंबर 2 में दिया है। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन पे। अगला क्वेश्चन कह रहा है कि 3 व्यक्ति x, y और z ने 13:20:15 के अनुपात में अपने हिस्से के साथ एक व्यवसाय शुरू किया। 7 महीने बाद y ने 33% हिस्सा वापस ले लिया, जबकि z ने वर्ष पूरा होने से 5 महीने पहले अपना 24% हिस्सा वापस ले लिया। यदि वर्ष के अंत में कुल जो लाभ है वो 16,100 रुपये का है, तो कह रहे हैं कि लाभ में z का हिस्सा कितना होगा। तो देखिए जो भी लाभ का अनुपात होता है, जिस राशि में आपने राशि इन्वेस्ट की है उसी अनुपात में आपको लाभ भी मिलता है। तो देखिए 13 के हिसाब से x ने 12 महीने के लिए इन्वेस्ट किया है, तो 13 × 12 क्या हो जाएगा, ये a के लाभ का अनुपात हो जाएगा। तो यहाँ से a का अगर लाभ निकाल दें तो इसका गुणा करेंगे तो 12 × 36 हो जाएगा। 12 में 12 और 3 15, यानी कि 156 हो जाएगा। इसी तरीके से b का निकाल देते हैं। तो b जो है वो 20 के हिसाब से 7 महीने तक इन्वेस्ट करता है, तो 140 तो ऐसे ही हो गया। उसके बाद से क्या करता है कि 33% हिस्सा निकाल देता है।
तो बचा कितना हिस्सा होगा, तो 67% हिस्सा बचा होगा। तो 67% की वैल्यू 0.67 होगी। और कितने समय के लिए, तो 5 महीने के लिए। तो इसको सॉल्व करेंगे तो 20 × 100 यानी कि 67 आ जाएगा। इन दोनों को जोड़ लेते हैं तो ये हो जाएगा 7, 6, 4, 10 हो जाएगा, यानी कि 207 क्या हो जाएगा, बी का। इसी तरह सी का निकाल लेते हैं तो सी का क्या हो जाएगा, तो ये अंतिम के जो 5 महीने हैं उससे पहले 24% वापस ले लेता है। यानी कि जो 15 है ये 7 महीने तक इन्वेस्ट करता है, तो 15 7 105 हो जाएगा। और बाकी क्या करता है, इसका 30% हिस्सा निकाल देता है। इसका मतलब 76% हिस्सा बचेगा। 76% को क्या लिख सकते हैं, 0.76। और ये कितने महीने के लिए, तो 5 महीने के लिए। तो ये कितना हो जाएगा, तो 15 × 5 = 75 हो जाएगा और इंटू 0.76। तो देखिए 75 में 75 का अगर हम गुणा करें तो ये कितना हो जाएगा, तो 25 हो जाएगा और 8 7 56 हो जाएगा। बस इसमें एक बार और 75 जोड़ देंगे तो ये कितना हो जाएगा, 5 5 10 हो जाएगा, 7 2 9 1 10 हो जाएगा। और 56 और 1 कितना हो जाएगा, 57 हो जाएगा। 2 स्थान पर दशमलव निकालेंगे तो 57 हो जाएगा। यानी इन दोनों को जोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा, तो 7 5 12 को 2 हो जाएगा, 5 और 1 6 हो जाएगा, 1 यानी कि 162 हो जाएगा। तो देखिए अगर ए को 156 रुपया मिलेगा तो बी को 207 मिलेगा और सी को कितना 162 मिलेगा। तो यहाँ से देख लेते हैं कि ए प्लस बी प्लस सी की वैल्यू कितनी है। तो तीनों को जोड़ देंगे तो 6 7 6 13, 13 और 2 कितना हो जाएगा, 15 को 5 एक कैरी हो जाएगा, 7 हो जाएगा, 7 और 5 12 को 2 हो जाएगा। और ये हो जाएगा 2 2 4 और 1 5 यानी कि 525 रुपये इस हिसाब से टोटल लाभ होगा। लेकिन आपको क्वेश्चन में दिया है कि इस टोटल लाभ की वैल्यू कितना दिया है, तो 16,100 दिया है। तो आपसे पूछ किसकी रहा है, तो सी, यानी कि सी को मैंने जेड माना है तो ये जेड की वैल्यू आपसे पूछ रहा है। तो 16,100 है, इसमें से 525 से भाग करेंगे तो 1 की वैल्यू हो जाएगी। और यहाँ के सी यानी कि जेड की वैल्यू कितना है, तो 162 है। तो 162 का मान कितना हो जाएगा, ये आपका आंसर हो जाएगा। तो इसको सॉल्व कर लेते हैं तो देखिए इसको 25 से कट कर लेते हैं तो 25 दूना के 50 हो जाएगा, 25 से कम में 25 हो जाएगा। इसको लिख सकते हैं 161 इंटू 100, 100 को करेंगे तो 25 चौको 100 हो जाएगा। अब ये 3 से कट जाएगा तो 6 1 7 1 8, 6 2 8 1 9, 3 से कट जाएगा तो 3 7 21 हो जाएगा, 3 5 15 हो जाएगा, 1 12, 3 चौको 12 हो जाएगा। 7 से कट कर लेते हैं तो 7 दूना के 14 हो जाएगा, 2 21, 7 3 21 हो जाएगा। यानी ये हो जाएगा 23 गुणे 4 और गुणे 54 क्या हो जाएगा, इसका आंसर हो जाएगा। तो देखिए लास्ट में कितना आ जाएगा, 4 चौको 16, 6 3 18 यानी कि लास्ट में 8 आना चाहिए। लास्ट में 8 2 ऑप्शन पे दिया है। तो देखिए 54 में एक फैक्टर 3 है तो देख लेते हैं कि 3 से कौन विभाजित होगा। तो 8 8 16, 8 3 24 और 4 28, ये आपका 3 से विभाजित नहीं होगा। तो इस तरीके से एक ही ऑप्शन बचा, ऑप्शन नंबर ए 4,968 क्या हो जाएगा, जेड का हिस्सा हो जाएगा, जो जिसको हमने सी माना है। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन पे। अगला क्वेश्चन कह रहा है कि 50 लड़कों की एक कक्षा में 15 लड़कों की औसत लंबाई 163 सेंटीमीटर है और 30 लड़कों की औसत लंबाई 165 सेंटीमीटर है। तो कह रहा है कि कक्षा के सभी लड़कों की औसत लंबाई कितनी होगी। तो देखिए मैं लिख देता हूँ कि 15 जो लड़के हैं उनकी औसत लंबाई 163 है और जो शेष जो है तो 15 अगर घटा देंगे तो 35 बचेंगे। तो 35 लड़के हैं, इनकी औसत लंबाई 165 है। तो आपसे पूछ रहा है कि कक्षा की, तो जब भी औसत पूछता है तो मैं बता चुका हूँ कि एग्जैक्ट वैल्यू की कोई ज़रूरत नहीं होती। इसको सिंप्लीफाई कर लेते हैं तो 5 से कट करेंगे तो 5 3 15, 5 7 35 होगा। ठीक है, मैं मान ले रहा हूँ कि औसत कितना है, तो 163 है। ये मैं मान ले रहा हूँ कि औसत 163 है। तो देखिए ये 163 3 लोगों पे बिल्कुल सही बैठ रहा है, लेकिन ये 165 है यानी कि 2 अधिक है। कितने लोगों पे अधिक है, तो 7 लोगों पे। तो टोटल कितना अधिक हो जाएगा, 14 अधिक हो जाएगा। अब ये 14 कितने लोगों में बटेगा, तो इन दोनों के बीच में बटेगा, यानी कि 7 3 10 लोगों के बीच में बटेगा। भाग देंगे तो 1.4 आ जाएगा। यानी कि जो हमने औसत 163 माना है वो 163 न होकर इससे 1.4 अधिक होगा। तो इसमें 1.4 जोड़ेंगे तो 164.4 इसका क्या हो जाएगा, करेक्ट आंसर होगा, जो कि ऑप्शन नंबर 3 में दिया है। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन पे। अगला क्वेश्चन कह रहा है कि 44 और बी का तृतीयानुपाती सी है। यदि बी पहली 3 सम प्राकृतिक संख्याओं का योगफल है तो सी का मान ज्ञात करिए। तो तृतीयानुपाती कहने का मतलब क्या होता है कि सी बराबर हो जाएगा बी² अपॉन
44 हो जाएगा। अब बी की वैल्यू क्या है कि प्रथम 3 सम प्राकृतिक संख्याओं का योगफल है, तो 2 + 4 + 6 यानी कि 6 × 4 = 10 और 2 = 12 है। तो बी की वैल्यू 12 रख दीजिए, तो 12 × 12 और डिवाइडेड बाई 44 हो जाएगा। तो अगर 4 से कट करेंगे तो ये 11 बार चला जाएगा, ये 3 बार ऊपर हो जाएगा, 12 × 36, नीचे बच जाएगा 11, भाग देंगे तो 3 बार चला जाएगा, तो 3 दशमलव समथिंग करके आएगा, 3.27 ऑप्शन नंबर 1 में दिया है, तो ये इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। पढ़ते हैं अगले क्वेश्चन पे। अगला क्वेश्चन कह रहा है कि दो संख्याएं एक तीसरी संख्या से क्रमशः 30% और 18% अधिक है। तो मैं तीसरी संख्या को अगर 100 मान लेता हूँ तो पहली संख्या क्या हो जाएगी, इससे 30% अधिक यानी कि 130 हो जाएगी। दूसरी संख्या क्या हो जाएगी, इससे 18% अधिक यानी कि 118 हो जाएगी। कह रहा है कि उन दोनों संख्याओं का अनुपात कितना होगा, यानी कि इन दोनों का अनुपात आपसे पूछ रहा है। तो 130 अनुपात 118 पूछ रहा है। 2 से कट कर लेते हैं, तो 2 × 6 = 12, 1 10, 2 × 5 = 10 हो जाएगा। इसको कट कर लेते हैं, तो 2 × 5 = 10, 1 18, 2 9 18 हो जाएगा। तो 65 अनुपात 59 क्या हो जाएगा, इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा, जो कि ऑप्शन नंबर 4 में दिया है। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन पे। अगला क्वेश्चन कह रहा है कि पी आयत ABCD के भीतर कोई बिंदु है। यदि PA की लेंथ आपको 69 दिया है, PB की 27, PC की 38, तो PD की आपसे लंबाई पूछ रहा है। तो मैं इस तरह का क्वेश्चन आपको बता चुका हूँ, मैं समझा देता हूँ आपको कि जैसे मान लीजिए ये आयत है, इसके अंदर कोई बिंदु आपका P ये दिया है, तो इसका नामकरण कर देता हूँ। तो ये BC और ये D हो गया। तो PA यानी इसकी लेंथ कितने दिया है, तो ये 69 दिया है। PB इसकी लेंथ कितनी दिया है, तो ये आपका 27 दिया है। PC यानी इसकी लेंथ आपको 38 दिया है और आपसे पूछ रहा है कि PD की लेंथ कितनी होगी। तो इसके लिए डायरेक्ट फार्मूला होता है। तो फार्मूला ये होता है कि PA का स्क्वायर होता है प्लस PC का स्क्वायर, जो इसके सामने वाली भुजा है, ये बराबर हो जाएगा PD का स्क्वायर और प्लस PB का स्क्वायर हो जाएगा। तो PA की वैल्यू है तो 69 का स्क्वायर हो जाएगा, प्लस PC इसकी वैल्यू क्या है 38 है, तो 38 का स्क्वायर हो जाएगा। ये बराबर किसके हो जाएगा, तो PD इसकी वैल्यू आपसे पूछ रहा है, तो PD का स्क्वायर हो जाएगा, प्लस PB इसकी वैल्यू कितनी दिया है, तो 27 का स्क्वायर दिया। अब अगर ऑप्शन पे एक नज़र डालें तो सारे के यूनिट डिजिट क्या हैं, अलग अलग हैं। तो यूनिट डिजिट से चेक कर लेते हैं। तो 9 का स्क्वायर कितना हो जाएगा, तो 81 यानी 1 हो जाएगा। 8 का स्क्वायर 64 यानी कि 4 हो जाएगा। यहाँ पे इसकी वैल्यू आपको निकालनी है। और 7 का स्क्वायर करेंगे तो कितना हो जाएगा, 49 यानी कि 9 हो जाएगा। यानी कि जो भी यहाँ पे वैल्यू होगी, इसको अगर मैं जोड़ दूँ 9 में, तो किसके बराबर होना चाहिए, 5 के बराबर होना चाहिए। तो 4 का अगर स्क्वायर करूँगा तो 4 चौको 16, 9 में अगर 6 जोड़ूंगा तो 5 आ जा रहा है, इसका मतलब 74 क्या हो जाएगा, इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। 0 जोड़ेंगे तो 9 होगा। 8 का स्क्वायर करेंगे तो 64, तो 9 में 4 अगर जोड़ेंगे तो 13 होगा। 2 का स्क्वायर 4 हो जाएगा, इसमें भी 3 आएगा। तो बाकी ऑप्शन इसको फॉलो नहीं कर रहे हैं, तो आपको यहाँ पे स्क्वायर निकालने की ज़रूरत नहीं है। आप डायरेक्ट यूनिट डिजिट से इसको चेक करके आंसर लगा सकते थे। बाकी मैंने फार्मूला बताया है, ये फार्मूला आपका इम्पोर्टेंट है, इसको नोट डाउन करिए। मैं इसको शॉर्ट में भी बताया था अपने चैनल पे कि इस तरह के क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन पे। अगला क्वेश्चन कह रहा है कि किसी आंकड़ा समुच्चय का माध्य और बहुलक आपको दिया है। कह रहा है कि मूलानुपाती सूत्र का उपयोग करके समुच्चय की माध्यिका कितनी होगी। तो इस वाले फार्मूले पे हर एक शिफ्ट में क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं, चाहे वो ALP का पेपर हुआ हो, चाहे वो टेक्नीशियन का पेपर हुआ है, चाहे अभी NTPC का पेपर हो रहा है। सिंपल सा फार्मूला है। फार्मूला ये कहता है कि बहुलक जो कि 61.7 दिया है बराबर होता है 3 × माध्यिका। माध्यिका की लेंथ अगर x जो कि निकालना है माइनस होता है 2 × माध्य। माध्य कितना दिया है, तो 51.5 दिया है। सॉल्व कर लेते हैं। तो देखिए ये आपका बराबर किधर आएगा, तो प्लस हो जाएगा। तो 61.7 है, 51.5 का 2 गुना करेंगे तो 51 दूना के 102 होता है, यानी कि 103 हो जाएगा। तो 103 अगर इसमें हम जोड़ दें तो ये 7 हो जाएगा, ये 3 1 4 हो जाएगा, 6 1 यानी कि 164.7। इसकी वैल्यू 3x के बराबर हो जाएगी। यहाँ से x का मान कितना हो जाएगा, तो 3 से कट कर देते हैं। तो 3 × 5 = 15, 1 14 हो जाएगा, 3 चौको 12 हो जाएगा। और यहाँ पे 2 27 और 3 9 27 यानी कि 54.9 क्या हो जाएगा, इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन पे। अगला क्वेश्चन कह रहा है कि दो पाइप
एक टंकी को अलग अलग क्रमशः 98 मिनट और 28 मिनट में भर सकते हैं। टंकी को खाली करने के लिए टंकी के तली पर एक पाइप लगा है। यदि तीनों पाइप एक साथ खोल दिए जाए तो टंकी 21 मिनट में भर जाती है। कह रहा है यदि कोई अन्य पाइप खुला न हो तो टंकी के तल पर लगा जो पाइप है पूरी तरीके से भरी हुई टंकी को कितने समय में खाली कर सकता है। तो मैं मान ले रहा हूँ कि ए है वो 98 मिनट में भर सकता है, बी जो है वो 28 मिनट में भर सकता है, और अगर ए प्लस बी प्लस सी जो कि सी तली में लगी हुई पाइप है, इन तीनों को एक साथ अगर खोला जाता है तो 21 मिनट लगते हैं। तो इन तीनों का एलसीएम निकाल देंगे। तो मैं एलसीएम निकालने की ट्रिक बता चुका हूँ। तो सबसे बड़ी वाली वैल्यू पकड़ेंगे तो 14 सत्ते 98 यानी कि 14 इंटू 7 क्या हो जाएगा, ये इसका फैक्टर हो जाएगा। अब 28 में तो 7 तो यहाँ पे आ गया, 2 यहाँ पे आ गया, 1 2 बच रहा है तो 1 2 का गुणा कर लेंगे। 21 है तो 7 तो यहाँ पे हो गया, अभी 3 बचा हुआ है तो 3 से क्या करेंगे हम गुणा कर लेंगे। ये इन तीनों का क्या हो जाएगा, एलसीएम हो जाएगा। तो 98 से अगर भाग करेंगे तो 14 सत्ते 98 यानी कि 6 बार चला जाएगा, 3 दूना के 6। 28 से भाग करेंगे तो 7, यहाँ पे 2, यहाँ पे 2 यानी कि यहाँ पे 3 बचेगा, यहाँ पे 7 यानी कि 21 बार चला जाएगा। अब अगर 21 से भाग करेंगे तो 7 ने 21 यानी कि 14 दूना के 28 बार चला जाएगा। तो यहाँ से ए की इफिशियंसी 6 निकल के आ गई, बी की 21 आ गई, दोनों की मिला के कितनी हो जाएगी तो 27 हो जाएगी। तो 28 तीनों की एक साथ है, दोनों की मिला के 27 है, तो इसमें से घटा देंगे तो सी की इफिशियंसी कितनी आ जाएगी, 1 आ जाएगी। और कह रहा है कि इस इफिशियंसी से ये जो क्षमता है इसको खाली करने में कितना समय लगेगा, तो 1 से बस भाग दे देंगे। तो अगर यूनिट डिजिट चेक करें तो ये 7 चौक 28, 8 8 दूना के 16, 6 6 ते 18, लास्ट में 8 आना चाहिए, लास्ट में 8 सिर्फ ऑप्शन नंबर 2 में दिया है। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन पे। अगला क्वेश्चन कह रहा है गोपाल को पहले वर्ष में अपनी बिक्री राशि में 2% की वृद्धि और दूसरे वर्ष 20% की वृद्धि प्राप्त होती है। कह रहा है कि इसके साथ उसकी जो वर्तमान बिक्री है वो 1,83,600 है, तो 2 वर्ष पहले उसकी बिक्री कितनी थी। तो देखिए मैं मान लेता हूँ कि 2 वर्ष पहले उसकी बिक्री x थी। इसमें क्या कर रहा है कि 2% की वृद्धि यानी कि 102 बटा क्या हो जा रहा है 100 हो जा रहा है। फिर क्या हो रहा है तो 20% की वृद्धि यानी कि 120 बटा क्या हो रहा है 100 हो रहा है। तो ये बढ़ के अब कितना हो जा रहा है तो 1,83 और ये 600 हो जा रहा है। तो आपसे पूछ कर रहा है तो x का मान पूछ रहा है। अगर एक नज़र डालें तो सारी वैल्यू आपकी पूर्णांक में है, तो इसको और सिंप्लीफाई कर लेते हैं। तो ये आपका क्या हो जाएगा 6/5 हो जाएगा, और ये आपका क्या हो जाएगा 51/50 हो जाएगा। यानी कि यहाँ से x का मान कितना निकल के आ जाएगा तो 1,83,600 इंटू क्या हो जाएगा 50 इंटू 5 और डिवाइडेड बाई कितना हो जाएगा तो 6 इंटू 51 हो जाएगा। इसको और सिंप्लीफाई कर देते हैं तो 6 से कट करेंगे तो 6 ते 18, 0 6 6 के 36 हो जाएगा। अभी भी ये 3 से कट जाएगा तो 3 से कट करेंगे तो 3 कम 3 और ये 2 21, 3 सत्ते 21, इसको कट करेंगे तो 102 हो जाएगा और 0 इसके साथ हो जाएगा। तो 17 छक्का 102 होता है यानी कि 600 हो जाएगा। गुणा करेंगे तो 600 गुणे 50 और गुणे 5 हो जाएगा। तो 5 पचे 25 और 25 छक्का कितना होता है 150। 150 सिर्फ ऑप्शन नंबर 3 में दिया है, तो यही इसका क्या हो जाएगा करेक्ट आंसर हो जाएगा। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन पे, और ये इस वीडियो का लास्ट क्वेश्चन है। क्वेश्चन कह रहा है कि एक व्यक्ति अपनी मासिक आय का 33% खर्च करता है। यदि वह प्रति माह 6,298 बचाता है तो उसकी मासिक व्यय कितना होगा। तो देखिए अगर इतना खर्च कर रहा है तो बचाता कितना होगा, तो 100 में से 33 घटा देंगे, तो 100 में से 33 घटाएंगे यानी कि 67% क्या हो रहा होगा वो बचा रहा होगा। तो इसकी वैल्यू आपको कितना दिया है तो 6,298 दिया है, और आपसे इसका मासिक व्यय पूछ रहा है यानी कि 33% की वैल्यू आपसे पूछ रहा है। तो 33% मतलब क्या हो जाएगा, इसका आधा अगर हम करेंगे तो ये कितना हो जाएगा तो 33.5 हो जाएगा इसका आधा। तो इसका अगर आधा करेंगे तो 2 3 6, 2 1 में 2, 2 चौको 8, 1 18, 2 9 18, यानी कि 3,149 से थोड़ा सा कम आएगा। और 3,149 से ये तो अधिक है, ये तो बहुत कम है, ये भी बहुत कम है, तो थोड़ा सा कम सिर्फ ऑप्शन नंबर 2 है। तो अप्रोक्सीमेट करके इसका आंसर हम निकाल सकते थे। बाकी आप यहाँ से 1% की वैल्यू निकाल लीजिए,
तो 1% की वैल्यू 6298 डिवाइडेड बाई 67 हो जाएगी। 33% की वैल्यू आपसे पूछा है तो 33 का इसमें गुणा कर दीजिए, आप आंसर इसको निकाल सकते हैं। या तो एक और तरीका है कि 33% यानी कि जो भी आंसर आएगा वो 11 का मल्टीपल होना चाहिए। तो 11 का मल्टीपल अगर हम चेक कर लें तो देखिए आपका 3 और 2 5 हो जाएगा, 4 ये आपका 11 से नहीं कटेगा, 9 3 12 5 1 6 ये भी आपका 11 से नहीं कटेगा, 8 3 11 3 ये भी आपका 11 से नहीं कटेगा। इसको अगर जोड़ेंगे तो ये 3 + 0 3, 2 में 1 जोड़ेंगे तो 3, अंतर 3 आ रहा है। इसका मतलब सिर्फ अगर 11 का मल्टीपल अगर हम चेक कर लें तो भी हम एग्जैक्ट आंसर तक पहुंच सकते हैं। बाकी मैंने तरीका बता दिया इसको सॉल्व करने का। मुझे उम्मीद है कि ये वीडियो आपको अच्छी लगी होगी, इन्फॉर्मेटिव लगी होगी। अगर वीडियो पसंद आए तो लाइक ज़रूर करें, नहीं पसंद आता है तो आप डिसलाइक कर सकते हैं। अपनी राय और सुझाव हमें कमेंट बॉक्स में दे सकते हैं। अगर आप इस चैनल पर पहली बार विजिट कर रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लें। मिलते हैं आपसे अगले टॉपिक में या अगले पेपर के साथ, तब तक के लिए जय हिंद और बाय।